नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है दो शादियों की बात। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहली नज़र में वह मुझे कोई खास आकर्षक नहीं लगी थी। एक तरह से इतने दिनों का इंतज़ार खत्म हुआ था। 2 महीने से हमारे ऊपर वाला फ्लैट खाली पड़ा था। उसमें किराए पर रहने के लिए नया परिवार आ रहा है, इसकी खबर हमें काफ़ी पहले मिल चुकी थी। उस परिवार में एक लड़की भी है, यह जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई थी। पर जब देखा तो उसमें कोई विशेष रुचि नहीं जागी थी मेरी। उन्हें रहते हुए 1 महीना हो गया था, पर मेरी उससे कभी कोई बात नहीं हुई थी। नहीं, मैंने कभी ऐसी कोशिश की थी। एक दिन अकस्मात उससे बातचीत करने का मौका मिला था। मेरे एक दोस्त की शादी में वे लोग भी आमंत्रित थे। उसने गुलाबी रंग का सलवार कुर्ता पहन रखा था, माथे पर साधारण सी बिंदी थी और बाल कंधों पर झूल रहे थे। चेहरे पर कोई खास मेकअप नहीं था। न जाने क्यों उसका नाम जानने की इच्छा हुई तो मैंने पूछा, मैं आपके नीचे वाले फ्लैट में रहता हूँ, क्या आपका नाम जान सकता हूँ? मधु। और आपका? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। माधव, मैंने धीरे से कहा। माधव? मेरे चाचा के लड़के का भी यही नाम है, मुझे बहुत पसंद है यह नाम, उसने हंसते हुए कहा। उसके खुले व्यवहार को देखकर उससे बातें करने की इच्छा हुई, पर तभी उसकी सहेलियों का बुलावा आ गया और वह दूसरी ओर चली गई। पहली मुलाकात के बाद ऐसा नहीं लगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ। दूसरे दिन जब मैं दफ्तर जाने के लिए घर से बाहर आया तो देखा कि वह सीढ़ियाँ उतर रही है। वह मुस्कुराई। हेलो। हेलो। मैंने भी उसके अभिवादन का संक्षिप्त सा उत्तर दिया। बस, इससे अधिक कोई बात नहीं हुई थी। इसके बाद बहुत दिनों तक हमारा आमना सामना ही नहीं हुआ। इस बीच मैंने उसके बारे में सोचा भी नहीं। मैं सुबह 9 बजे ही दफ्तर चला जाता और शाम को 7 बजे तक घर आता था। एक ही इमारत में रहने के कारण धीरे धीरे मेरे और उसके परिवार वालों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना शुरू हो गया। खाने पीने की चीज़ों का आदान प्रदान भी होने लगा, पर मैंने किसी बहाने से कभी भी उसके घर जाने की कोशिश नहीं की थी। एक दिन माँ को तेज बुखार था। पिताजी दौरे पर गए हुए थे। मेरे दफ्तर में एक ज़रूरी मीटिंग थी, इसलिए छुट्टी लेना असंभव था। मैं परेशान हो गया कि क्या करूं, माँ को किसके हवाले छोड़कर जाऊं। तभी मुझे मधु की माँ का ध्यान आया। शायद वे मेरी कुछ मदद कर सकें। यह सोचकर मैं उनके घर पहुंचा। दरवाज़ा मधु ने ही खोला। वह शायद कॉलेज के लिए निकलने ही वाली थी। उसके चेहरे पर खुशी व आश्चर्य के भाव दिखाई दिए। आप आइए आइए, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया है, बैठिए ना। नहीं, अभी बैठूंगा नहीं, जल्दी में हूँ। चाची जी कहाँ हैं? माँ, वे तो दफ्तर चली गईं। ओह, तो वे नौकरी करती हैं? हाँ। आपको कुछ काम था? असल में माँ को तेज बुखार है और मैं छुट्टी ले नहीं सकता, क्योंकि आज मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है। मैं सोच रहा था कि अगर चाची जी होती तो मैं उनसे थोड़ी देर माँ के पास बैठने के लिए
निवेदन करता, फिर मैं दफ्तर से जल्दी आता। खैर, मैं चलता हूँ। मधु कुछ सोचकर बोली, ऐसा है तो मैं बैठती हूँ चाची जी के पास, आप दफ्तर चले जाइए। पर आपको तो कॉलेज जाना होगा। कोई बात नहीं, एक दिन नहीं जाऊंगी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं 2 मिनट में ताला लगा कर आती हूँ। मैं आश्वस्त होकर दफ्तर चला गया। 3 बजे मैं घर आ गया। मधु माँ के पास बैठी एक पत्रिका में डूबी हुई थी। माँ उस समय सो रही थी। माँ कैसी हैं अब? मैंने धीरे से पूछा। ठीक हैं, बुखार नहीं है। उनसे पूछकर मैंने दवा दे दी थी। मैं आपका शुक्रिया किन शब्दों में अदा करूं? मैंने औपचारिकता निभाते हुए कहा। अब वे शब्द भी मैं ही आपको बताऊं? वह हंसते हुए बोली, देखिए, मुझे कोई फिल्मी संवाद सुनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है मैंने। कहकर वह खड़ी हो गई, लेकिन मैंने उसे ज़बरदस्ती बैठा दिया। नहीं, ऐसे नहीं, चाय पीकर जाइएगा। मैं चाय बनाने रसोई में चला गया। तब तक माँ भी जाग गई थी। हम तीनों ने एक साथ चाय पी। उस दिन मधु मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मधु के जाने के बाद मैं देर तक उसी के बारे में सोचता रहा। हमारा आना जाना अब बढ़ गया था। वह भी कभी कभी आती, मैं भी उसके घर जाने लगा था। फिर यह कभी कभी का आना जाना रोज़ में तब्दील होने लगा। जिस दिन वह नहीं मिलती थी, कुछ अधूरा सा लगता था। धीरे धीरे मेरे मन में मधु के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा था। क्या मैं वास्तव में उसे चाहने लगा था? इसका निश्चय मैं स्वयं नहीं कर पा रहा था। उसका आना, उसे देखना, उससे बातें करना आदि अच्छा लगता था। पर एक बात जो मेरे मन में शुरू से ही बैठ गई थी कि वह बहुत सुंदर नहीं है, हमेशा मेरा निश्चय डगमगा देती। अपनी कल्पना में शादी के लिए जैसी लड़की मैंने सोच रखी थी, वह बहुत ही सुंदर होनी चाहिए थी। लंबा कद, दुबली पतली, गोरी, तीखे नैन नक्श मेरे खींचे गए काल्पनिक खाके में मधु फिट नहीं बैठती थी। केवल यही बात उससे मुझे कुछ भी कहने से रोक लेती थी। मधु ने भी कभी कुछ नहीं कहा मुझसे, पर उसे भी मेरी मौजूदगी पसंद थी। इसका एहसास मुझे कभी कभी होता था, पर मैंने कभी आजमाना नहीं चाहा। मैं स्वयं ही इस संबंध में कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था और न ही मैं कुछ कह पाया था। एक दिन मधु पिकनिक से लौटकर मुझे वहाँ के किस्से सुनाने लगी। बातों ही बातों में उसने बताया, आज हम लोग पिकनिक पर गए थे। वहाँ एक ज्योतिषी बाबा थे। सब लड़कियाँ उन्हें हाथ दिखा रही थीं। मैंने भी अपना हाथ दिखा दिया। वैसे मुझे इन बातों पर कोई विश्वास नहीं है, फिर भी ना जाने क्यों दिखा ही दिया। जानते हैं उसने क्या कहा? क्या? मैंने उत्सुकतावश पूछा। मधु ज्योतिषी की नकल करते हुए बोली, बेटी, तुम्हारे भाग्य में 2 शादियाँ लिखी हैं। पहली शादी के 2 महीने बाद तुम्हारा पति मर जाएगा, लेकिन दूसरी शादी के बाद तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। कहकर मधु खिलखिलाकर हंस पड़ी, लेकिन मैं सन्न रह गया। इस बात को कोई तूल न देते हुए वह आगे भी कई बातें बताती गई, पर मैं कुछ न सुन सका। बचपन से ही दादा दादी, माँ और पिताजी को ज्योतिषियों पर विश्वास करते देखा था। हमारे घर हरिहर स्वामी हर महीने आया करते थे। वे ग्रहों व नक्षत्रों की स्थिति देखकर जैसा करने को कहते थे, हम वैसा ही करते थे।
ज्योतिष पर मेरा दृढ़ विश्वास था। मधु की कही बात इतनी गहराई से मेरे मन में उतर गई कि उस रात मैं सो नहीं सका। करवटें बदलते हुए सोचता रहा कि मैं तो मधु के साथ जीना चाहता हूँ, मरना नहीं। फिर क्या उसकी दूसरी शादी मुझसे होगी? मगर मैं तो शादी ही नहीं करना चाहता था। फिर कैसा तनाव हो गया था मेरे मस्तिष्क में। मैं अगले कई दिनों तक मधु का सामना नहीं कर सका। किसी न किसी बहाने उससे दूर रहने की कोशिश करने लगा, मगर 2-3 दिनों में ही वह सब कुछ समझ गई। एक शाम मैं अपनी बालकनी में बैठा था कि तभी मधु आई और मेरे पास ही चुपचाप खड़ी हो गई। मैं कुछ नहीं बोल पाया। वह काफ़ी देर तक खड़ी रही, फिर पलटकर वापस जाने लगी तो मैंने पुकारा, मधु। वह मेरी ओर मुड़ी। उसकी भीगी पलकें देखकर मैं भाव विह्वल हो उठा। मधु, क्या हुआ? तुम मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप मुझसे नाराज़ हो गए? ये 3 दिन वर्षों के समान भारी थे मुझ पर। यूँ तो एक पल भी आपके बिना। वाक्य पूरा करने से पहले ही उसकी आवाज़ रुंध गई और वह भागकर बाहर चली गई। मैं अवाक सा कुर्सी पर बैठा रह गया। मेरे हाथ पैरों में इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी कि उठकर उसे रोकता और उससे कह देता, हाँ मधु, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मधु चली गई थी। उसकी बातें सुनकर मैं बेचैन हो उठा। वह वास्तव में मुझे चाहती थी, इस बात का मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं खाना पीना सोना सब भूल गया। निर्णय लेने की शक्ति जैसे समाप्त हो चुकी थी। मधु के इजहार के बाद भी मैं उससे मिलने का साहस नहीं कर पा रहा था। इसके बाद मधु मुझे बहुत दिनों तक दिखाई नहीं दी। एक दिन अचानक पता चला कि उसे कुछ लोग देखने आ रहे हैं। एकाएक मैं बहुत परेशान हो गया। इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। लड़का खुद भी मधु को देखने आ रहा था। मधु बहुत गंभीर थी। मेरा उससे सामना हुआ पर वह कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन पता चला कि उन्होंने मधु को पसंद कर लिया है। अब सगाई की तारीख पक्की करने फिर आएंगे। सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी कहूँ बहुत प्रिय चीज़ मुझसे छीनी जा रही हो। लेकिन उस वक्त मैं बिल्कुल बेजान सा हो गया था, जैसे कुछ सोचने और करने की हिम्मत ही न रह गई हो। सारा दिन अकेले बैठकर सोचता कि अगर मधु सचमुच मुझे पसंद करती है तो उसने किसी और से शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? फिर वह इतनी सुंदर भी नहीं जितनी कि मैं चाहता हूँ। उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की भी मुझे मिल सकती है, फिर मधु ही क्यों? और वह ज्योतिषी वाली बात 2 शादियाँ, विधवा, यह सब सोच सोचकर मैं पागल सा हो जाता। 1 हफ्ता यूँ ही बीत गया। इस बीच मधु जब भी दिखती मैं उससे नज़रें चुरा लेता। 7-8 दिन बाद लड़के वाले फिर आए और आगामी माह को सगाई की कोई तारीख पक्की करके चले गए। मैं खोया सा रहने लगा। सगाई की तारीख पक्की होने के बाद मधु फिर मेरे घर आने जाने लगी। जब भी आती मुझसे पहले की तरह बातें करती, पर मैं असामान्य हो चला था। शादी के विषय में न मैंने उससे कोई बात की थी और न ही बधाई दी थी। मधु के घर सगाई की तैयारियां शुरू हो गई थीं। सगाई व शादी में 10 दिनों का अंतर था। मैं अपना मानसिक तनाव कम करने के लिए दूसरे शहर अपनी बुआ के घर चला गया था। वहीं पर 20-25 दिनों तक रुका रहा, क्योंकि मधु की शादी देख पाना असहनीय था मेरे लिए। जब मैं वापस आया
मधु ससुराल जा चुकी थी। मैं अपना मन काम में लगाने लगा, मगर मेरे दिलो दिमाग पर मधु का ख्याल इस कदर हावी था कि उसके अलावा मैं कुछ सोच ही नहीं पाता था। कुछ दिनों के बाद मेरे घर में भी मेरी शादी की बात छिड़ गई। माँ ने कहा, अब तेरे लिए लड़की देखनी शुरू कर दिया है मैंने। नहीं नहीं, अभी रुक जाइए 2-3 महीने। मैंने माँ से कहा, क्यों? 27 वर्ष का तो हो गया है, अधेड़ होकर शादी करेगा क्या? फिर यह 2-3 महीने का क्या चक्कर है? मैं यह सब नहीं जानती। यह देख, 3 फोटो हैं, इनमें से कोई पसंद हो तो बता दे। माँ का मन रखने के लिए मैंने तीनों फोटो देख ली थी। देख, इसके नए नक्श काफ़ी आकर्षक लग रहे हैं। रंग भी गोरा है, कद 5 फुट 4 इंच है, पर मुझे उसमें कोई सुंदरता नज़र नहीं आ रही थी। फोटो में मुझे मधु ही दिखाई दे रही थी। मैंने माँ से कहा, नहीं माँ, अभी थोड़ा रुक जाओ। क्यों? क्या तूने कोई लड़की पसंद कर रखी है? देर करने का कोई कारण भी तो होना चाहिए। मैं चुप रह गया। क्या जवाब देता, पर मैं सचमुच इंतज़ार कर रहा था कि कब मधु विधवा हो और कब मैं अपने मन की बात उससे कह सकूं। शादी के 2 महीने बाद मधु पहली बार मायके आई तो हमारे घर भी आई। शादी के बाद वह बहुत बदल गई थी। साड़ी में उसे देखकर मन में एक हुक सी उठी कि मधु तो मेरी थी। मैंने इसे किसी और की कैसे हो जाने दिया। कैसी हो मधु? मैंने पूछा था। अच्छी हूँ। खुश हो? हाँ, बहुत खुश हूँ। आप कैसे हैं? ठीक हूँ। तुम्हारे पति का स्वास्थ्य कैसा है? अचानक ही मैं यह अटपटा सा प्रश्न कर बैठा था। वह आश्चर्य से मेरी ओर देखते हुए बोली, क्यों? क्या हुआ है उन्हें? नहीं, यूँ ही पूछा था। मैंने हड़बड़ाकर बात को संभाला। वे तुम्हारे साथ नहीं दिखे इसलिए। ओह, लेकिन वे तो मेरे साथ ही आए हैं। घर पर आराम कर रहे हैं। अच्छा। मधु चली गई। उसे खुश देखकर मेरा मन बुझ गया। मुझसे दूर जाकर जब उसे कुछ महसूस नहीं हुआ तो मैं ही क्यों पागलों के समान उसकी राह देखता हूँ। मधु के ख्याल को मैंने दिमाग से झटक देना चाहा। इस बीच माँ रोज ही किसी न किसी लड़की का जिक्र मेरे सामने छेड़ देती, लेकिन मैं टालता रहता क्योंकि मन में एक आशा बंधी थी कि शायद ज्योतिषी की बात सच हो जाए। वक्त धीरे धीरे सरकता रहा। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। मैं इंतज़ार करता रहा, पर ज्योतिषी की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध नहीं हुई। मधु अपने पति के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही थी। मैं अपना सब कुछ खो चुका था। ये 4 साल मुझ पर एक सदी से भी भारी थे। एक एक पल मैंने किसी मनचाही खबर के इंतजार में गुजारा था, लेकिन वह समाचार मुझ तक कभी नहीं पहुंचा। मैं बहुत स्थायी हो गया था। स्वार्थ इंसान को इस कदर नीचे गिरा देता है। आज सोचता हूँ तो आत्मग्लानि से भर उठता हूँ। माँ बहुत बीमार थी। उस दिन वे मुझसे रोते हुए बोली, माधव, तू मुझे चैन से मरने भी देगा या नहीं? एक दिन उन्होंने मुझे शादी के लिए मजबूर कर दिया। मैं मन से मधु का था। यह बात मैं उन्हें कैसे बताता? माँ से तो क्या, यह बात मैं किसी से भी नहीं कह पाया था, मधु से भी नहीं। काश मैंने उससे इस संबंध में कुछ कह दिया होता। मैंने माँ की बात मान ली। वक्त का महत्व मुझे अच्छी तरह समझ आ चुका था कि जो लोग वक्त के साथ नहीं चलते, वक्त भी उनका साथ छोड़ देता है। अक्सर मैं सोचता कि मधु की शादी के तय होने के वक्त मैं कहाँ था। सड़क के किनारे धुनी रमाए किसी ज्योतिषी ने मधु से यूँ ही कुछ कह दिया और मैंने आंखें मूंद कर उस पर
विश्वास कर लिया, जबकि मधु ने खुद उसका विश्वास कभी नहीं किया। न जाने क्यों उस वक्त मैं अपार सुंदरता को पाना चाहता था। आत्मविश्वास की कमी या निर्णय न ले पाने की अक्षमता से मैंने खुद ही वह सुनहरा अवसर खो दिया था। कुछ अनोखा पाने की चाह में जो कुछ सामने था उसे स्वीकार नहीं कर सका और भटकता रहा। पर मेरी तलाश कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मन का रिश्ता सुंदरता के सारे आयामों से ऊपर होता है और मन ने जो कुछ कहा मैंने उसे कभी नहीं सुना। महज एक ज्योतिषी की बात मानकर अपनी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज़ खो दी थी। माँ की बात मानकर मैंने उन्हें लड़की पसंद करने के लिए कहा, क्योंकि पसंद नापसंद करने की और दोष निकालने की मेरी उम्र बीत चुकी थी। माँ बोली, नहीं ऐसे नहीं, तू खुद ही पहले लड़की देख ले, बात का झंझट मुझे पसंद नहीं। नहीं माँ, मैं वादा करता हूँ ऐसा कभी नहीं होगा, मैंने धीरे से कहा। माँ ने आस्था को पसंद किया। एक साधारण सा सगाई समारोह हुआ। आस्था को उसी दिन देखा था। एक उड़ती सी दृष्टि डाली थी मैंने उस पर उसने मुझे कुछ ऐसे देखा था जैसे बरसों से जानती हो। एक पल में मधु की तुलना मैंने आस्था से कर डाली। गाय की अंगूठी पहनाते वक्त भी मैं मधु के बारे में ही सोच रहा था। आस्था से मेरी कोई बात ही नहीं हो पाई। फिर हमारी शादी हो गई। शादी में मधु भी अपने पति के साथ आई थी। उसे देखकर जख्म फिर ताज़ा हो गया। फेरों से पहले तक मन में एक उम्मीद बंधी थी। माँ से वादा किया था, फिर आस्था अब मेरी पत्नी थी। मधु को अब मुझे भूलना ही होगा। यह सोचकर मैंने आस्था से कहा था, आज हमारी शादी की पहली रात है। वादा करो कि हर कदम पर मेरा साथ दोगी। अगर कभी मैं कहीं कमज़ोर पड़ गया तो सहारा देकर मुझे संभाल लोगी। अब जैसा कहेंगे मैं वैसे ही बनकर रहूँगी। अब तो मेरा जीवन ही आपका है। पर यह कमज़ोर पड़ने वाली बात आपने क्यों कही? ऐसे ही कभी कभी जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब इंसान किसी गलत इच्छा या गलत भावना के वशीभूत होकर कोई गलत काम कर बैठता है। बस उस समय तुम मुझे संभाल लेना। मधु के बारे में कुछ बताने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। मैं नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहता था। आस्था मेरे लिए बहुत ही अच्छी पत्नी साबित हुई। उसके आते ही माँ के स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगा। वह मेरा पूरा ख्याल रखती थी। दूसरी ओर मैं भी अपनी ओर से कोई कमी न रखता। दिवाली नज़दीक आ रही थी। मधु मायके आई हुई थी। उसके घर में पुताई हो रही थी। सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था। आस्था और मैं मधु से मिलने उसके घर गए। आस्था काम में मधु की मदद कराने लगी। मैं भी मदद कराने के उद्देश्य से इधर उधर फैली हुई किताबें समेटने लगा। अचानक एक डायरी मेरे हाथों से गिरकर खुल गई। मधु की लिखावट थी, माधव को। मैं अपना नाम पढ़कर चौंक गया। मैंने इधर उधर देखा। मधु की पीठ मेरी ओर थी। मैंने झुककर डायरी उठा ली और पढ़ने लगा। जितना मैं माधव को चाहती हूँ, काश वह भी मुझे उतना ही चाहता। कल मेरी शादी है। मैं किसी और की हो जाऊंगी। काश मैं माधव की हो पाती। इसके आगे मैं नहीं पढ़ सका। मेरी आंखें नम हो उठी। अचानक मधु मेरी ओर मुड़ी, फिर चौंक कर बोली, अरे यह तो मेरी डायरी है। आपने पढ़ी तो नहीं? नहीं मधु, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। यह लो अपनी डायरी। मधु ने मेरे हाथों से डायरी खींच ली। वह पलटकर अंदर जाने लगी तो मैंने उसे पुकारा, मधु जी सुनो। क्या बात है?
कुछ नहीं। फिर न जाने क्यों उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, सदा सुखी रहो। मधु मेरी ओर देखती रह गई। आस्था भी बाहर आ गई थी। मैं उससे बोला, चलो आस्था, घर चलें, माँ इंतज़ार कर रही होंगी। फिर मधु की ओर देखे बिना मैं आस्था को साथ लेकर अपने घर वापस आ गया। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।